नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं, यह है नारी शक्ति कार्यक्रम लेकर। दोस्तों, रंगों को देखो तो मन लालायित हो उठता है और जब हम प्रकृति का अवलोकन करते हैं तो हमें बहुत सारे रंग मिलते हैं और ये रंग हमें ऊर्जा देते हैं, खुशी देते हैं और ये रंग हमारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति अलग अलग विधाओं में अपने आप को आगे बढ़ाता है। कोई स्पोर्ट्स में बढ़ता है, कोई गार्डनिंग करता है, लेकिन हमारे आज के स्टूडियो में हमारी एक ऐसी आर्टिस्ट आई हैं जो कला और कलाकार हैं और फाइन आर्ट्स की एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, मंजी हुई कलाकार हैं। और आइए उनसे मिलते हैं। वो आप हैं अर्चना यादव जी। अर्चना जी, आपका ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग विधाओं में अपने आप को बढ़ाता है, लेकिन बचपन उसका कैसे बीतता है? क्या आपको बचपन से इन रंगों का शौक था, आर्ट्स में रुचि थी, या परिवार से वातावरण मिला? मेरी शुरुआत तो बचपन से ही हुई है आर्ट को लेकर, क्योंकि मेरे पापा आर्टिस्ट रहे हैं, सेल्फ डॉट आर्टिस्ट रहे हैं। तो मुझे घर पे माहौल ही मिला है कि कलर और सब मतलब सपोर्टिव रहा है। तो पेपर, कलर और खेलना, जैसे सब सारे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो मुझे कलरों से खेलने का मौका मिला। क्या बात। तो शुरुआत वहीं से हुई है। और चेहरे बनाना या ये पता नहीं कहाँ से, मतलब मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि कैसे मतलब पेंट में कब से करने लगी हूँ। तो बहुत सारी पेंटिंग बाद में देखा कि मम्मी संभाल के रखती थी, तो ये कब की बनी है। तो बचपन से ही शुरुआत हुई है, मेरे घर से ही हुई है। क्या बात है। आपने फाइन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए किन विषयों को समाहित किया जाता है? उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं? इसमें लैंडस्केप हुआ, स्टिल लाइफ हुई और मतलब जो रूटीन की जो आसपास आप देखते हैं वही सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनकी थ्योरी होती है और हिस्ट्री होती है आर्ट को लेकर। तो ये एकेडमिक पढ़ाई होती है, लेकिन मेरी एकेडमिक पढ़ाई एक तरीके से तो बचपन में ही हो गई थी। क्या बात है। तो क्योंकि घर से मैंने मूर्ति भी बनाई है और मूर्ति पे काम किया है, लैंडस्केप बनाए हैं, कॉपी वर्क काम किया है, क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि कोई भी चीज़ को देख के एज इट इज़ बनाना। तो मैंने बहुत सारे लैंडस्केप बनाए, लोगों को ना पोर्ट्रेट में बनाती थी, जैसे पासपोर्ट फ़ोटो लिया उनकी फ़ोटो बना दी। तो मेरे लिए एक, जैसे कहते हैं कि ना, तारीफ़ लोगों को कई बार है ना नीचे भी लेकर आ जाती है, लेकिन मेरे लिए उल्टा काम करती थी जी। एप्रिशिएशन मेरे लिए हमेशा से, क्योंकि मैं बनाती थी और सब लोग तारीफ़ करते थे, मैं और बनाती थी। तो मुझे कभी ये नहीं लगा, और एप्रिशिएशन में मुझे कुछ ऐसा नहीं, शाबाशी ही मिलती थी जी। और कलर पेंट सब पापा से मिल जाता था। तो मैं वॉल पे बनाना है या किसी का पोर्ट्रेट बनाना है या कॉपी करना, तो ऐसे ढेरों काम मैंने किए हुए। और उस टाइम पे सब लोग, मुझसे भी बड़े लोग जो होते थे, मुझसे आर्ट, जैसे जैसे मेरी स्कूलिंग टाइम आई है, 11th-12th आया है, तो यहाँ पर मैं लोगों को सिखाती भी थी। मतलब बहुत उम्र में, छोटे होने के बाद भी अपने से बड़ों को आर्ट सिखाती थी। तो ऐसा ही माहौल रहा है, यही आर्ट मेरी शुरुआत रही है। मतलब एकदम जैसे कहना चाहिए, मुझे कोई पापा से ही जो मिला है, देखा है, आसपास जो चीज़ें देखी है उन्हीं को पेंट किया हुआ है। और बाद में आगे चल के एकेडमिक के बारे में भी मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई पढ़ाई होती है और आगे कैसे निकलना है। लेकिन स्कूलिंग टाइम में मेरा बीच में मतलब हमेशा से ये रहा कि कुछ करना है तो आगे इसमें एक्सट्रीम जाना है। तो पेंटिंग तो मेरे लिए एक मतलब एक पैशन कह लो, वो चीज़ चाहिए रही है। और साथ में मेरा स्पोर्ट्स भी रहा है, ये स्कूल टाइम का बात है। तो वहाँ मुझे लगता था कि मैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ। तो मैंने नेशनल जूडो भी खेला है। क्या बात है। और कराटे मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। तो वहाँ मुझे लगता वो एक मेरा अलग पार्ट था, मतलब एक स्पोर्ट्स और एक आर्ट। तो मतलब मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव रही है। मैं ना, मेरे पेंटिंग लोगों को मैं गिफ्ट कर दिया करती थी, लोगों को अच्छा लगता था तो अच्छा ठीक है ले जाओ, ऐसे बहुत सारे काम किए। तो एकेडमिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैं किसी को सिखा रही थी तो उस टाइम मेरा टाइमिंग था, मतलब 10th के बाद, तो मैंने लिया हुआ था बायोलॉजी। और मतलब मेरा एक रास्ता और भी था कि मैं डॉक्टर लाइन में जाऊंगी। तो वहाँ से ना कर मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा वहाँ स्पोर्ट्स से आप कोई जॉब नहीं कर सकते और पढ़ाई आपको करनी है, तो बायोलॉजी लिया क्योंकि डॉक्टर बनना था। मतलब कई सारे रास्ते थे और आर्ट को लेकर, आर्ट बसा था, लेकिन उसका पता नहीं था कि वो जाना कैसे है इस रास्ते पे। तो किसी को जब मैंने सिखाया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे रास्ता दिया कि यहाँ भोपाल में आर्ट कॉलेज होते हैं। मेरे पापा भी नहीं उतना पता था, क्योंकि
वो एक एम्प्लॉय थे, मतलब अच्छे अधिकारी रहे हैं बीएचएल में। तो उनको भी ऐसा नहीं था कि आर्ट की लाइन में कैसे जाना है, क्योंकि उन्होंने भी कोई पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो जिसको मैंने सिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आर्ट कॉलेज जाइए और आर्ट कॉलेज से आप अपने ग्रूम कर सकते। तो वहाँ तक तो मेरा इतना था कि परफेक्शन आ चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे एकदम रियलिस्टिक वर्क करने लगी थी, पोर्ट्रेट किसी के भी करने लगी थी। बहुत सारे मतलब मूर्तियाँ बनाना, पोर्ट्रेट बनाना, ये सब घर से ही मुझे मिला है। मुझे सिर्फ डिग्री लेना था एक तरीके से। तो अपने आर्ट वर्क लेके मैं कॉलेज एमएलबी कॉलेज से मैं पढ़ी जी। तो एमएलबी कॉलेज मैंने दिखाया अपना आर्ट वर्क, तो मुझे प्रोफेसर राजाराम मिले, मतलब मेरे दूसरे गुरु प्रोफेसर राजाराम से मिलना हुआ। तो उन्होंने मेरे वर्क देखकर उन्होंने एडमिशन, मुझे किसी और कॉलेज में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वहीं एडमिशन मिला। और वहाँ से मुझे और जैसे आर्ट को लेके डेप्थ में आप जानने का मौका मिलता है, तो वो एक एकेडमिक पढ़ाई से मिलता है जी। और थोड़ा रास्ता मिला कि आप है ना हिस्ट्री जान सकते हैं, जो मैंने बचपन से नहीं जाना, मैंने सिर्फ करना सीखा है। तो आर्ट एकेडमिक एक हमारे थोड़ा पॉलिश करता है जी। तो हिस्ट्री जानिए, आर्ट को लेके हिस्ट्री भी होती है, लैंडस्केप होते हैं, आपका विज़न बढ़ा देते हैं देखने का। तो ये सारी चीज़ें मुझे एकेडमिक पढ़ाई से मिली है। कहते हैं कि एकेडमिक बहुत ज़रूरी है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप अलग अलग फील्ड्स में जाते हुए और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था और अंततः वो आर्टिस्ट उभर कर बाहर आ गया। और आप एक जूडो प्लेयर भी रही, एक जूडो प्लेयर होते हुए आपने कुची पकड़ी, एक अभिनव जो कहते हैं ना संयोजन रहा आपके साथ। अर्चना जी, आप एब्स्ट्रैक्ट बनाती हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है और किस तरह से इसे बनाया जाता है? इसमें किन किन रंगों का समायोजन किया जाता है, क्या भाव होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक स्वतंत्र भावनाओं की समागम, मतलब एक ना स्वतंत्र भावनाएं हैं जो रंगों, आकारों और लाइनों से कैनवास पर आता है जी। तो ये मेरे अंदर अचानक से नहीं आया। ये जब मैंने एकेडमिक पढ़ाई करी है, 5 साल करी है, जहाँ मैंने एकदम रियलिस्टिक काम किया है, सब कुछ किया, मतलब पोर्ट्रेट में मैंने मास्टर किया हुआ है, वो प्रोफेसर राजाराम के अंडर में किया है, जहाँ लाइव पोर्ट्रेट में आधे घंटे लगता होगा मुझे, और मैं बनाती थी लाइव पोर्ट्रेट। तो यहाँ की शुरुआत होने के बाद जब आप फील्ड में एक बार निकलते हो ना, तो वहाँ आपको एक्चुअली समझ में आता है। मतलब अभी तो हम एक है ना छोटे से तालाब में होते हो, फिर हमें समुद्र में जाना है। क्या बात है, सही बात है। तो ये सब चीज़ें मुझे जब पास आउट हुआ तो मैंने कुछ इंटरव्यू स्कॉलरशिप के लिए होते हैं, तो वहाँ मैं पहली बार गई थी, नागपुर गई थी मैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए। तो मैंने वहाँ पे पेंटिंग अपने डिस्प्ले किए थे जो कॉलेज लेवल पे बनाए हुए थे जी। तो मुझे मतलब आपको प्रेजेंटेशन उतना नहीं पता है, फील्ड का नहीं पता, तो ये भी एक्सपीरियंस करके मिला है। तो अब धीरे धीरे मेरी शुरुआत यहाँ से आगे हुई। तो जो फिगरेटिव आर्ट करती थी, मुझे इस बीच में मेरे कुछ सिलेक्शन हुए थे लैंडस्केप के लिए जो एमपी कला परिषद ने किया हुआ था जी। तो यहाँ से टच मेरा एमपी कला परिषद से हुआ, एमपी कला परिषद से भारत भवन से हुआ। तो भारत भवन में नेशनल इंटरनेशनल के आर्टिस्ट आते थे जी। तो वहाँ पे मैंने वर्क किया है 2004 और 5 में कंटिन्यू रह के काम किया हुआ है। और वहाँ जब आप बहुत सारे काम करने लगते हैं ना, एक तरीके से ब्रेन वॉश करते हो आप अपने आप को। तो जब वो बहुत अर्चना जी, मैं आपके कुछ यहाँ पे बने हुए कुछ आर्ट वर्क भी देख रही हूँ, और ये मैं देख रही हूँ कि हमारी साहित्य अकादमी की एक बहुत अच्छी पत्रिका है साक्षात्कार, वो भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और इसमें ये जो आर्ट बना है, इसके बारे में भी बताइएगा कुछ। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो इसमें एक फीलिंग्स है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो आर्ट है जिसमें आप चाहें तो कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जहाँ इसकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है आर्ट की। जैसे हम किसी रास्ते पे अगर चले, ये 2004 की एक पेंटिंग है जो कवर पेज साक्षात्कार ने लिया था। आपकी पेंटिंग मुझे लग रही है, और इसमें ये आर्ट वर्क जो बनाया है, ये फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लैंडस्केप को करता है। लैंडस्केप। और इसमें कलर संयोजन कैसे आपने किया? इसका एक विशेष कलर्स का एक वो आयोजन होता है इसमें, या फिर हम अपने मन के भावों से रिलेट करते हुए इसमें कलर्स डालते हैं? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता ही अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आप कलर उस टाइम पे उस मूड में कैसे आप होते हो, आप उसको रंगों और लाइनों से आप प्रेजेंट करते हो। मतलब शब्द नहीं होते, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा वो वहाँ पर ऐसे होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में अगर एक मैं छोटी सी बात कहूँ कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ऐसी एक चीज़ है, जैसे हम कहीं गए नहीं हैं तो उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसा रास्ता होगा,
वहाँ पे ऐसा वाला पेड़ लगा होगा, जी। हम उसको जानते होंगे, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो चीज़ बहुत कम मिलती है, वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है। जी। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी वैसे ही है, मतलब हम सोच रहे हैं कि ऐसा बना रहे हैं, लेकिन हम जैसे एक तरीके से कह लें कि ना ये नेचर में है, जैसे जी। नेचर में आप सारे पेड़ों को नहीं जानते, लेकिन जी। आप जंगल में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसका नाम नहीं है, आप नहीं भी है, नहीं जानते, बिल्कुल। बहुत सारे लोग नहीं बिल्कुल। जानते। तो सेम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वैसे ही है। जी। तो आप फीलिंग है एक तरीके से, ये अपने आप में एक आकार है, मतलब अपनी भावनाओं को आकार देती है लाइनों कलरों से। जैसे मैं सोचती हूँ कि और एक इसमें ये ना आपको बांधती नहीं है, मैंने भी इसको ना बांधा नहीं है। जी। इन जब फिगर की बाउंडेशन टूटी थी, जैसे फिगर में क्या होता है, मैं बांध दे रही हूँ कि ये मैंने बनाया है और मैं जो बनाऊंगी वो आप देखोगे। जी। तो मैंने धीरे धीरे वो चीज़ों को किया कि नहीं, मेरी फ्रीडम है, मैं इस फिगर को ऐसे देखती हूँ या मैं इस जगह को ऐसे देखती हूँ, तो मैं इसको तोड़ दूंगी वो बाउंडेशन। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उसको बांधते नहीं है किसी सब्जेक्ट और को। ये पर्सन टू पर्सन इसको ग्रास्प करने का, कर ग्राह्य सकते- करने का कर अलग अलग हो सकते। सकता है। और इसका कि आपने जो एक लैंडस्केप बनाया है और अगर बिल्कुल। मैं देखूं तो मुझे मेरे अंदर जो भाव है मैं उस तरह से उसको ग्राह्य करूंगी, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं एग्जीबिशन करी है मैंने जी। तो मेरा फर्स्ट सोलो शो हुआ था भारत वन में। तो वहाँ एक कोई विजिटर थे जिन्होंने कहा कि एक बार वो विजिट कर आए, तो उन्होंने कहा कि मैम आपने ये क्या बनाया हुआ है? तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है, एक बार आप देख कर आइए। तो वो उन्होंने 10-15 मिनट दिए, तो उन्होंने कहा आपने कुछ पेंटिंग में गणेश जी बनाए हुए। तो मैंने कहा थोड़ा सा और टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा आपने सारी पेंटिंगों में गणेश जी बनाए हैं, तो मतलब ऐसा है कि बनाए मैंने वो सोच के नहीं था, आपका नजरिया है आर्ट को देखने का, आप उसमें क्या फील करते हो। बहुत सारे जगहों पे अपनी पेंटिंग एग्जिबिट भी की है, तो देश विदेशों में, तो उसका कैसा अनुभव रहा और किस तरह के एग्जीबिशंस में पेंटिंग्स को आपने लगाया है, वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है? मेरे सिलेक्शन होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हुए, जहाँ हम लोग अप्रोच करते हैं कि ना मैं काम कर रही हूँ तो कहीं से चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो या जो गैलरीज होती है, ये लोग आपको इनवाइट करती हैं, ऐसे कैंप भी बुलाते हैं, कैंप में भी सिलेक्शन होके आर्टिस्ट जाते हैं। तो एग्जीबिशन करने के बाद आप मतलब जो मैं काम कर रही हूँ, जो रिसेंटली मैं अपनी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मेरी अब एक पहचान हो गई है कि अर्चना यादव अगर है तो मतलब मेरी अगर कोई फेस नहीं देखे तो मेरा काम देख के वो पहचान लेता है, ये चीज़ है। क्योंकि ये डिस्कवर किया मैंने अपने आप को, अपने अंदर इनर फीलिंग है ये। तो इसी पेंट को मैं एग्जिबिट करती हूँ और गैलरीज वगैरह में। कहाँ कहाँ आपकी एग्जीबिशंस हुई हैं? जैसे इंटरनेशनल में आप बात करेंगे तो लंदन हुआ, दुबई हुआ, सिंगापुर हुआ और स्विट्ज़रलैंड भी हुआ, जहाँ से मुझे अवार्ड भी मिला है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला अंतर्राष्ट्रीय, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्या अनुभव रहा आपका? ये एक लाइफ का, मैं कहूँगी कि आगे भी शायद ऐसा नहीं हो, लेकिन है ना, ये एक बिग अचीवमेंट अवार्ड है, क्योंकि ये एक यूनिक अवार्ड है। इसका आप कहेंगे कि हमेशा एक अवार्ड के लिए आर्टिस्ट अप्रोच करता है जी। यहाँ पे आर्टिस्ट अप्रोच नहीं कर रहा था, ये वो कंपनी KBS नोटा से कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड की है। ये वर्ल्ड की 94% करेंसी बनाने की मशीन बनाती है ये जी। तो इन्होंने ये हर साल एक ग्रीटिंग कार्ड बनाती है जी। तो ये पूरे वर्ल्ड में से 10 आर्टिस्टों का सिलेक्शन करती है और उनमें से कोई एक आर्टिस्ट होता है जिसका सिलेक्शन करके वो अवार्ड करता है। उसमें इंडियन करेंसी में अगर मैं कहूँगी तो 5.5 लाख रुपए मुझे एक पेंटिंग का मिलता है जी। तो उसमें इन्होंने इंटरव्यू किया था, दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ था यहाँ पर। तो इन्होंने मेरे ऊपर रिसर्च किया था, 1 साल पूरा रिसर्च इनकी टीम ने किया था। मतलब मुझसे जब ये अवार्ड हुआ तो सभी ने पूछा कि ये अवार्ड को कैसे किया, क्योंकि हम भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं बताई, क्योंकि मैंने भी इसको अप्रोच नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी थी कि आप इतना बड़ा अचीवमेंट है, ये मेरे को कैसे मिल रहा है। तो उन्होंने बताया था कि एक इनका अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि ये आर्टिस्ट आगे चल के काम करेगा कि नहीं करेगा, या थोड़े दिन का ये आर्टिस्ट है। वो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद बात किया उन्होंने। और मैं तब तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करती थी, तो लाइव उन्होंने मेरा पोर्ट्रेट बनवाया या जो भी उनको बनवाना था। तो उन्होंने से मैंने कहा कि आप पेपर और पेन दे दीजिए, मैं आप जो बोलेंगे वो मैं करके दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब
कहा कि आप भोपाल से बिलोंग करती हैं, तो आप भोपाल को तो वैसे भी वर्ल्ड में एक गैस त्रासदी के रूप में ही जानते हैं। जी। इसके अलावा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं पता है, मतलब बाद में भले ही थोड़ी बहुत है, लेकिन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भोपाल को, तो हमें वैसी पेंटिंग चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर है मेरी पेंटिंग। ये पेंटिंग आपने बहुत सुंदर रंगों का इसमें मैंने संयोजन किया है, भारत बहुत भवन को सुंदर है। बनाया, ताजुल मस्जिद को बनाया, हमारे भोपाल की जो चीज़ें बेसिक मोमेंटो हैं वो चीज़ों को मैंने रिप्रेजेंट किया। और ये फोटोग्राफ में इतना अच्छा नहीं है जितना कि ये ओरिजिनल में अच्छा था, क्योंकि ये मेरा बेस वाइट कलर होता है, तो ये ओरिजिनल बहुत अच्छा होता है। और लगभग ये 3 फीट बाय 6 फीट की पेंटिंग है, जिनको इन्होंने लगभग 2.5 फीट बाय 2 फीट के एक ग्रीटिंग कार्ड बनता है इनका, उस पर इन्होंने ये, मतलब मैं उस 2013 की एक है ना आर्टिस्ट रही हूँ उनके पूरे ईयर की, तो इनके ये ग्रीटिंग कार्ड इन्होंने जहाँ पे भी हमारे वर्ल्ड में इनकी कंपनियाँ हैं वहाँ पे ये ग्रीटिंग कार्ड रहा है जी। तो ये अच्छा, तो बहुत अर्चना जी मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत आपने ये भी बनाया ताजुल है। मस्जिद का है। अच्छा तो ये बेसिकली मैं बेस मेरा वाइट होता है, वाइट स्पेस इतनी मज़ेदार होती है, मतलब हम स्पेस है वो पूरी स्पेस है, आप कितनी भी उड़ान भर सकते हो। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा, मतलब जितनी बड़ी पेंटिंग मैं करती हूँ उतना मुझे मज़ा आता है। तो जब इसका ओरिजिनल देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो फीलिंग मेरे लिए कोई उससे बड़ी कोई खुशी नहीं देता है। ये कुछ मैं आपके और ये आर्ट मेरे पहले के देख रही हूँ, ये कॉलेज टाइम के भी पहले के काम है। बहुत तो ये पेंसिल आर्ट है, पेंसिल आर्ट कहलाते हैं। पेंसिल आर्ट है ये, मतलब मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है, इन चीज़ों से शुरुआत होके मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पर आई। क्या बात है, क्या बात। तो ये आपके मतलब बहुत पहले के बहुत बनाए हुए पहले के, आज से आप कह लेंगे कि 20 साल 22 साल पुरानी चीज़ें हैं जी जी। अच्छा अर्चना जी, आप एक फाउंडेशन भी रन करती हैं, आप ट्रस्टी हैं फाउंडेशन की, और उस फाउंडेशन में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, किस तरह का आप कार्य करती हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये फाउंडेशन की शुरुआत तो मेरी ऐसी हुई है क्योंकि मैंने ये आर्ट फील्ड में स्ट्रगल बहुत किया है, मतलब आपका कोई गॉड फादर नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते, लेकिन मैंने बहुत फाइट किया है इस सब चीज़ों के लिए। तो मैंने यही सोच के इस फाउंडेशन की नींव डाली है कि जहाँ पे आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आगे जाएं। तो मैंने इस आर्ट फाउंडेशन की शुरुआत, मेरी बेटी आई थी तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं थोड़ा सा काम करने के लिए 2 साल मुझे उसको ही देना था कि वो आई है तो उसको, तो उस दौरान मैंने 2018 में इस फाउंडेशन की नींव रखी। और इसका बेसिकली मकसद ही ये है कि आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, आप उनकी मतलब हम उनको एक आर्ट के बारे में बताएं। एक आगे प्लानिंग भी है कि हम एक आर्ट स्कूल भी खोलेंगे, पर अभी ये फ्यूचर प्लानिंग। अभी मैं आर्ट कैंप कराती हूँ, एग्जीबिशन कराती हूँ, और कोविड के बाद से थोड़ा कम हो गया, उसके पहले मैंने स्कूल लेवल पे कराया है, जयपुर में कराया हुआ है। इसकी मेन ब्रांच मेरी भोपाल से रजिस्टर है फाउंडेशन, और मेरे इन लॉज दिल्ली हैं, तो मेरे सेकेंड ऑफिस मेरा दिल्ली भी है जी। तो यहीं से ये फाउंडेशन है ना, बेसिकली हम एक आर्टिस्ट को ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, और आगे भी, मतलब ये एक तरीके से ये ट्रस्ट है जो फंड है ना, मतलब ऐसे हम लोग डोनेशन नहीं चाहिए जी। आप मतलब जो अभी मैं इस फाउंडेशन को रन कर रही हूँ, तो जो मेरी पेंटिंग सेल होती है उसका एक पार्ट है ना उसको मैं देती हूँ। अच्छा, फाउंडेशन को देती है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो नए लोग आने चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनको भी एक सुविधा हो जाएगी, जैसा आपने जो चीज़ें, जो आपने तकलीफें सही, आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि उन आर्टिस्ट के दर्द को आपने समझा, और आपको लगा कि कुछ ऐसा फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए जिसके मार्फत से अगले आने वाले लोगों को एक सहयोग मिल पाए, सहायता मिल पाए। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। और आप के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं भी हैं, और क्या कुछ हॉबीज़ आपने छुपा रखी हैं अपने अंदर, ये भी बताइएगा। मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। फोटोग्राफी भी, जैसे पेंटिंग स्टार्ट है, मतलब पेंटिंग की शुरुआत हुई तो घर में कैमरा मिलता था, जो उस टाइम पे रोल कैमरा हुआ करता था, तो उनसे भी किया है। बाद में जब मैं अर्न करने लगी तो मैंने खुद से ही अपना एक कैमरा लिया। तो फोटोग्राफी का शौक़ है, और ट्रैवलिंग का है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना और देखना व्यूज़, क्योंकि आर्टिस्ट को जब तक देखेगा नहीं वो तो उसका खाना ही है, सही तो वो चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज़ मुझे फ़ोटोग्राफी से मिलती है। बाकी अभी रिसेंटली मैं कुछ डिजिटल काम करने लगी हूँ। डिजिटल मतलब जैसे मैंने अपनी बेटी का भी एक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया है, खुद का भी मेरा एक चैनल है, और फाउंडेशन के लिए भी मैं काम कर रही हूँ। और मेरी एक फाउंडेशन के साथ साथ मेरे प्रोफेसर की भी एक फाउंडेशन है, प्रोफेसर राजाराम सर की, जो अभी हम लोग 2 साल से उसमें भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वहाँ का भी ये डिजिटल पार्ट है, वो भी मैं देख रही हूँ।
और हम मकसद यही है कि आर्टिस्टों को अब है ना ये मतलब मेरा कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव पूरा टाइम ही मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे हट के भी नहीं सोच पाती हूँ। जी। मान लो मैं खाली समय में घर में भी हूँ तो कुछ ना कुछ मैं करते रहूँगी, कहीं बना रही हूँ या मैं गार्डनिंग भी कर रही हूँ तो उसके पॉट के ऊपर कुछ बना रही हूँ या कुछ ना कुछ क्राफ्ट मेकिंग ही कर रही हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मेरी पूरे फुल टाइम चलती है। इसके अलावा मतलब सोचा जाए कि मैं कुछ और करती हूँ तो नहीं करती हूँ। क्या बात है। पूरी टाइमिंग ही मेरा ऐसा निकलता है इनसे। अच्छा अर्चना जी, आपको फेलोशिप भी मिली है, जूनियर फेलोशिप मिली जूनियर है, उसके फेलोशिप। बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का कार्य आपने किया फेलोशिप में, आपको कैसे काम करने का अनुभव हुआ? जूनियर फेलोशिप के लिए भी हमें अप्रोच किया था, जैसे कि ना आप जो वर्क करते हैं आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको लिखना। तो मैंने एक थीसिस लिखा था जिसका सिलेक्शन हुआ था, कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री दिल्ली से मिला था ये मुझे। तो बेसिकली मैंने एक अंतराल की सह यात्रा एक टॉपिक लिया था जिस पे ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क में करते आई हूँ। तो उसका एक पूरा लिखने के बाद एक थ्योरी पूरा तैयार करना पड़ता है और उस 2 साल के ईयर में जो मैं वर्क करती हूँ तो वो चीज़ों को उन्होंने अवॉर्ड किया था। तो वो 2 साल तक गवर्नमेंट हम लोगों को पैसे देती जी। तो ये सब जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप एक मदर भी हैं और आप इतना सारा आर्ट वर्क करती हैं और ये बहुत पेशेंस वाला काम है, तो किस तरह से समय का संयोजन करती हैं? हाँ, मेरी 5.5 साल की बेटी है। शुरुआत में तो मैंने उतना टाइम नहीं दिया, लेकिन उसके नाम से मैंने आर्ट फाउंडेशन डाली है। उसका नाम हिमान्या है और हिमान्या आर्ट फाउंडेशन उसी के उस पे। तो मेरा मतलब एक पार्ट मतलब 2 साल तो ठीक है उसके साथ दिया, फिर वो भी आर्ट करने लगी है। अभी मतलब कहा जाए कि वो मेरे साथ स्टूडियो पार्टनर है, वो मेरी स्टूडियो की पार्टनर है। अरे वाह, क्या बात साथ में वो काम करती है और बहुत अच्छा मतलब जैसे मेरी शुरुआत हुई है बचपन की, ऐसे ही उसकी भी हुई है, शुरुआत हुई है। अच्छा अर्चना जी, हम यूथ हमारे इस फील्ड में आना चाहें और यूथ को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं तो इतना ही कहूँगी कि जैसे क्या होता है कि ये एक फील्ड ऐसी है जहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है। मतलब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आज मैंने बनाया आज मुझे कुछ मिल जाएगा, और अचीव पैसा कमाने के लिए कभी मत सोचो, वो तो ऑटोमेटिकली रास्ता बनेगा। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा, शुरुआत में जब मैंने काम किया है तो कोई पैसे नहीं देता था, मैं तो खुशी से मेरे को तारीफ मिल जाती थी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा दौलत होती थी। तो यूथ के लिए भी ये मैं कहूँगी कि अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो लगन बहुत ज़रूरी है और अपने आप को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत पढ़िए, अब तो बहुत चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है और आप बुक्स पढ़ सकते हैं। हमारे टाइम पे तो वो सब चीज़ें मतलब मुझे रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो चीज़ें आगे निकली हैं। तो अभी ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बताने वाले भी बहुत हैं। अभी तो आर्ट कॉलेज बहुत है, हमारे भोपाल में भी बहुत हैं और आर्टिस्ट भी हमारे भोपाल मध्य प्रदेश के तो आर्टिस्ट काफ़ी सारे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। तो आपको काम करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए। अगर आप आर्ट फील्ड में निकलना चाहते हैं तो इसके लिए तो काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। लकीली कोई बहुत जल्दी आगे निकल जाता है, तो मेहनत की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, शिद्दत से आगे बढ़ते जाइए, राह आपको मिलते जाएंगे। मेरे साथ भी यही रहा है ना। देखिए मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं स्पोर्ट्स में निकलना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बहुत सारी फील्ड से होते हुए आप आज यहाँ इस मुकाम पर हैं। फाइनली वो क्या था वो पता ही नहीं था ना कि वो हमारी एक आर्ट फील्ड होती है और वहाँ से निकलते, ये चीज़ नहीं पता। वो तो मेरा एक मतलब मेरे खून में ही है, तो उस चक्कर में वो सब चीज़ें चलते रही हैं, बहुत निकल गया रास्ता। मेरे गुरु पहले पिताजी थे, बाद में मेरे प्रोफेसर राजा राम रहे, और बाकी तो फिर ना दुनिया सिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। कला और कलाकार में आज हम मिले अर्चना यादव जी से, जो एक बहुत अच्छी कलाकार हैं और आज एक स्थापित गृहिणी है, एक प्रोफेशनल वर्कर हैं। आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में कुछ नए रंग लेकर हम अवश्य आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।